हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश के उन 272 बुद्धिजीवियों के ओपन लेटर पर जिन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। इन बुद्धिजीवियों का कहना है कि इसकी वजह से चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा जो हुई इसमें दो बातें निकल कर बहुत ठोस तरीके से निकल कर आई कि आप जो आरोप लगाइए, आरोप ठीक है, लेकिन आरोप के साथ तथ्य भी यहाँ पर पेश करिए। दूसरी बात यह निकली कि चुनाव आयोग अगर सभी आरोपों का तत्काल जांच करके पारदर्शी तरीके से अपनी रिपोर्ट देता तो ये आरोप लगता ही नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठते ही नहीं। इन दोनों सवालों पे अलग अलग हमारे पैनलिस्ट ने जवाब दिए, अपने तर्क रखे, लेकिन काफ़ी देर से महिमा सिंह जी जवाब देना चाहती हैं, विजय शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं। महिमा सिंह जी पहले आप, फिर विजय जी आपके पास आऊँगा। देखिए, एक तो ये आम बनाम खास की बात आज लगती है कि आज की जो चर्चा है ना लक्ष्मण जी, क्योंकि 272 खास हस्तियों ने बात कही है, तो आम लोगों की बात जो है, करोड़ों लोगों की बात इस देश में। मैं आपको दो आम हस्तियों की बात बताती हूँ, दो खास हस्तियों की। एक राई की वोटर हैं, अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता कुछ वोटरों के नाम ले रहे थे। राई विधानसभा की एक वोटर हैं अंजलि, जिन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, और उन्होंने ये भी बताया साथ में कि उनका लोकसभा के समय पर वोट बिल्कुल बना हुआ था, उन्होंने लोकसभा में वोट डाला, और विधानसभा का वोट आने पर हरियाणा की जो मतदाता सूची है उससे उनका नाम कट गया। राई की वोटर हैं। दूसरी आम हस्ती जो है वो है चरणजीत कौर, अंबाला की हैं। वो भी कहती है राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक बात उठाई है भाई, कि मेरे फोटो से 223 वोटर कार्ड बने हुए हैं, और मैं जब वोट डालने जाती हूँ तो मुझे देख के हंस के बोलते हैं आप वोट डालने अब आई हो, आपके नाम आपकी फोटो देख के तो हम पहले वोट डलवा चुके हैं। तो ये तो दो आम हस्तियों की बात हुई। अब दो खास हस्तियों की बात बताती हूँ मैं आपको लक्ष्मण जी, बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस देश की बहुत बड़ी हस्ती है निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री हैं। उनके पति हैं श्री परकला प्रभाकर, पहले भाजपा के प्रवक्ता भी होते थे। उन्होंने एक बात कही है हाल में बिहार चुनाव के संदर्भ में कि भाई भाजपा में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के बाद अब एक इलेक्शन मोर्चा भी बन चुका है, और उसका प्रमाण हम आपके शो पर देख रहे हैं। बात चुनाव आयुक्त की होती है, आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं, लेकिन भाजपा कूद पड़ती है उनका बचाव करने के लिए। दूसरी खास हस्ती जिनका नाम मैं आपके शो पर जरूर लेना चाहती हूँ, वो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जी, जिन्होंने अभी हाल में एक बड़ी गंभीर बात को उठाया, बड़े हल्के अंदाज में उसको थोड़ा हल्का करते हुए लाइट नोट पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो 00 नंबर वाले मकान है, यहाँ हमें भी ले चलिए, जरा हमें भी दिखा लाइए यहाँ पर कौन से वोटर रहते हैं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अपने आप का मजाक बना लिया है, इस देश के अंदर चुनाव आयोग का मजाक बना करके रख दिया है। अब भाजपा से एक सवाल आप ये भी पूछिएगा, अभी थोड़ी देर पहले घुसपैठियोयों की भी बात हुई थी, वैद साहब ने भी कहा था। तो घुसपैठियों की जब बात आती है, एक बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है लक्ष्मण जी कि कांग्रेस के दौर में 90,000 प्रवासियों को हमने डिपोर्ट किया भारत से। भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने कितनों को किया? मात्र 2500 रिकॉर्ड पर है। और एक ऐसी पार्टी जिसके प्रधानमंत्री 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, वो ऐसे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरे चुनाव आयोग के आंकड़ों के साथ, जो चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया, हमने अपने हिसाब से उन आंकड़ों को जुटाया, इसीलिए इतने महीने लग गए, और उस डेटा को लेकर के सामने आए। अब भाजपा और उसके समर्थक हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप आंकड़े के साथ साथ आप प्रमाण भी दीजिए। भाई हमने तो एक जबकि इतने सारे रिपोर्ट आपने दिए, इतने अपने आंकड़े रखे। आपको बीच में रोकूंगा महिमा जी, चूंकि 2-2.5 मिनट आपके हो गए। एक विजय शर्मा जी के पास है। विजय शर्मा जी, देखिए, महिमा जी बड़ी विद्वान अधिवक्ता है, जरा मैं इनको सुना दूं। ये हरियाणा का है, उमेश कुमार जी का। क्योंकि हमारे पिताजी जो पिताजी हमारे दादाजी जो है वो 4 भाई हैं, वो लगभग देखिए हम लोग ऐसे किसी वीडियो को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते विजय शर्मा जी, तो अच्छा हुआ कि आप अपनी बात करें। दूसरे वीडियोस को हम लोग चैनल पर दिखाना चाहेंगे। अब मैं तथ्य पे बात करता हूँ। ओपी रावत जी चले गए, नहीं मैं उनसे ही पूछता। आप मुझे बताइए, 30 लोगों को, सारी पार्टियों को एक एक उनके तरफ से मेंबर आए और चुनाव आयोग ने बुलाया था बाकायदा। और लक्ष्मण जी आपको भी याद है, आपके साथ मैंने वो डिबेट भी की थी कि वो इन्होंने 400 लोग
इकट्ठे संसद से पैदल मार्च करके घुसने की कोशिश की। अरे भाई आप मुझे बताइए, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। आपने अगर कंप्लेंट करनी है तो आप जाके बुलाइए, चुनाव आयोग बुला रहा है आपको। अब मैं दूसरा बताता हूं, इनके यहाँ आरजेडी के कभी जगदानंद जी कहते हैं कि 25,000 वोट प्रीलोड थी एक ईवीएम में। आप मुझे बताइए 3,000 4,000 से ज्यादा तो प्रीलोड ही नहीं हो सकती। वो महिमा जी ने, दूसरा मैं महिमा जी को बड़े सम्मानित है, मैं इनको करेक्ट कर दूं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था, एक अंतरिम व्यवस्था दी थी कि जब तक आप नया कानून नहीं बना लेते हो तब तक इसमें मेंबर होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो आप उसको गलत तरीके से व्याख्या मत करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐसी कोई संस्था, इंडिविजुअल नहीं है या पार्टी नहीं है जो ना माने, सिवाय इसके कि संसद में कानून बना के उसको बदला जा सकता है। दूसरा मैं बता देता हूं आपको, अभी इनके सुप्रिया सुले जी, महिमा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप इतने अच्छे वक्ता हैं। सुप्रिया सुले जी ने एक मुद्दा उठाया बिहार में कि इनके सम्राट चौधरी और 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 1,22,000 वोट क्यों आई, एक जैसी क्यों आई, ये तो धांधली है। तो मैं अब इनको तथ्य के आधार पर बता दूं कि तेलंगाना में 7 सीटें ऐसी थी जहां 87,000 समथिंग सेम बराबर आती हैं कांग्रेस की। कर्नाटक में 6 सीट ऐसी है जहां 77,000 वोट प्रत्येक वो जो वहां के लड़ रहे थे उसको मिलती है। पंजाब में 8 सीट आम आदमी पार्टी के है, उनको 53,000 वोट मिलती है इक्वल एक तरह की। हिमाचल में 10 सीटें ऐसी है विधानसभा में जहां 28,000 मत एक वहां जो कैंडिडेट था उसको मिले। तो अब आप मुझे बता दीजिए 25,000 प्रीपोर्ट कहां से हो जाएंगे भाई। तो इस तरह की बातें आप करेंगे, तथ्य के आधार पर नहीं करेंगे तो ये इसी तरह से होगा। अब आपने बात की, देख हाँ जी, तो आप इस तरह की बातें करेंगे। महिमा जी बोलिए, तो ठीक है, एक महिमा जी का जवाब सुन लीजिए। आपने जो सवाल उठाया महिमा जी जवाब देना चाहती हैं। महिमा जी देखिए, मैंने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा कितने घुसपैठिए वापस भेजे, कितने घुसपैठिए मिले बिहार में, कोई जवाब नहीं है। जो मैंने पहली पारी में सवाल पूछे थे उनका जवाब अब दे रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि ये जो बात बोल रहे हैं, जो इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग का प्रवक्ता ममता जी, लक्ष्मण जी मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं जवाब देने का। बहुत अच्छे प्रवक्ता बनिए, बीच में मत बोलिए। मुझे तो आपने बोल दिया। नहीं, मैंने तो सिर्फ बोला है, मैंने हस्तक्षेप ना कीजिए, सुनिए, सुनने का धीरज रखिए। तो ये जो सारे सवाल उठा रहे हैं, जांच की मांग कीजिए ना चुनाव आयोग से। हमारे साथ सुर में ला करके बोलिए। आपको भी चोरी की जीत पर बैठना अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसलिए अच्छा हो कि चुनाव आयोग दूध का दूध पानी का पानी कर दे। हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं। आरोप, एक बात समझिए लक्ष्मण जी, सबको समझने की आवश्यकता है। जब आरोप लगाए जाते हैं, तथ्य आप कह रहे हैं, तथ्य निष्पक्ष जांच से दूध का दूध पानी का पानी होकर के निकल के आते हैं। एक तरफ आरोपी का सच होता है, एक तरफ प्रत्यारोपी का सच होता है, और तब जज साहब उसमें से तथ्य निकाल लाते हैं। ठीक, चुनाव आयोग शर्मा जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। हमारे पास एसपी वैद्य साहब और सुभाष गर्ग साहब, उनके पास भी जाऊंगा मैं। 30 सेकंड में जवाब। महिमा जी, अच्छा होता कि आप अपने नेता तारिक अनवर को सुन लेते। उन्होंने कहा था कि बिहार में वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी हुई है। और आप अपनी इतनी सीनियर नेता हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने बोला था कि ये हुड्डा साहब की वजह से हम हरियाणा हारे हैं। तो आप कहां था? आपका तो वही है, धूल चेहरे पर थी और मैं शीशा साफ करता रहा। तो आप एक ही शेर आता है भाजपा की, जाइए, आप जमीन पे काम कीजिए। ममता जी देखिए, देखिए महिमा जी, जरूर आपने देखिए एसआईआर शुरू हुई बंगाल में, आपने देखा कितने हजार लोग। ठीक है, ऐसा आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। ठीक है, आप लोगों का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। मैं ऐसा करता हूँ, 1 मिनट जरा गर्ग साहब और वैद्य साहब को बीच में लाता हूँ मैं। लक्ष्मण जी, मुझे 5 सेकंड का उत्तर देना। 10 सेकंड तो 10 सेकंड ज्यादा है। देखिए, आरके सिंह जी तो अभी 4 दिन पहले इस्तीफा देके गए हैं ना। इन्हें हमारे पार्टी के नेता क्यों नजर आते हैं? आरके सिंह वही IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने सब अपने अपने तरीके से डेटा ढूंढेंगे, सब अपने अपने तरीके से लोगों को ढूंढेंगे। महिमा जी, ये तो आप भी समझती हैं, है ना? तो इसमें बहस हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। ये मुद्दा अभी बहुत सारे, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होना, वहां भी आपको बुलाऊंगा मैं, आप आइएगा, ऐसे तथ्य यहाँ पर रखिएगा। चूंकि समय कम है, गर्ग साहब, मेरा सवाल ये है कि आप दिन रात आरोप लगाते रहेंगे तो चुनाव आयोग कितना सफाई देता रहेगा? आपने कई आरोप लगाए, चाहे एसआईआर के मुद्दे पर आरोप लगाएं, ईवीएम में गड़बड़ी को आरोप लगाएं, तब भी चुनाव आयोग सफाई देता रहा। अब हर दिन सुबह शाम आप आरोप लगाते जाएंगे
तो कितना सफाई देगा चुनाव आयोग? जो आप कह रहे थे कि तथ्यों के साथ आरोप लगाइए या चुनाव आयोग को सफाई देना चाहिए। देखिए, एक स्थिति ये बनती है कि अगर चुनाव आयोग के सामने किसी भी देश की, अपने देश की इलेक्शन व्यवस्था, इलेक्टोरल रोल्स या किसी चीज़ के बारे में आरोप लगाएं और चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई न करे, जांच न करे, तो एक स्थिति ये आएगी कि ये आरोप लगाना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई आदमी वाहियात रूप से कितनी समय तक ये लगाता रहेगा आरोप, और लेकिन उसका देश के हित में नहीं है। उससे देश में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, देश में ये हताशा बढ़ती है। तो आप इस बेहतर तरीका ये है कि इलेक्शन कमीशन जो भी आरोप लगता है उसको तुरंत जांच करके क्लियर कर दे, और अगर आप एक के बाद एक ये प्रूव करते चले जाएंगे कि ये आरोप जो लगे हैं वो गलत हैं, तो जिस आरोप लगाने वाले की क्रेडिबिलिटी अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी जनता के सामने। वो तो चुनाव आयोग ने गर्ग साहब जब ईवीएम पे आरोप लगे, हजारों आरोप लगे तो किया, फिर बाद में कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई साहब अब आरोप लगाना बंद करें। नो लक्ष्मण, इसमें ईवीएम पे आरोप दोनों पार्टी लगाती थी। बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी, और ईवीएम के बारे में जो कांग्रेस है वो कांग्रेस जब अपोजिशन में तब लगाती थी। नरसिम्हा राव जो बीजेपी के नेशनल रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उन्होंने तो किताब भी इस पे लिखी थी। सो ये मत कहिए कि ये कांग्रेस के आरोप इन्होंने खारिज कर दिए हैं। ये सही गलत आरोप लगाए थे, जिस किसी ने भी लगाए उसके आरोप खारिज किए। ठीक, हाँ, इसी तरह से ये आरोप का समय जो खत्म होने वाला है। हाँ, एसपी वैद साहब, आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी उसमें एक बात जो कही, जो मुझे लगा कि कंस्ट्रक्टिव बातें निकल कर सामने आ सकती, उसको अगर फॉलो करते हैं तो, कि आरोप लगाइए लेकिन आरोप ऐसे लगाइए जो गंभीर हो, सुझाव ऐसे दीजिए जो तार्किक हो, ऐसे आइडिया दीजिए जो सार्थक सुधार लाए। तो आपके हिसाब से वो क्या हो सकता है? लक्ष्मण जी, ऐसा है, हम चाहते हैं एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन इस देश में, जो गवर्नमेंट को जहां गलत करती है गवर्नमेंट उसको कटघरे में खड़ी करे, उसके कमजोरियां सामने लाए। लेकिन सिर्फ इस तरह के, क्या आप जो इस तरह का रिजम चेंज करना चाहते हैं जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर बिना किसी सबूत के जो आप आरोप लगाते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट में खत्म हो, और यहाँ भी वैसे ही हालात बने जैसे हमारे नेबरहुड में हुए हैं? क्या इस तरह की कार्रवाई करने की मानसिकता है क्या? देखिए, ये कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि मेरा सबसे गंभीर संवेदनशीलता इस बात को लेकर के कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पे जाने जाते हैं, और चुनाव आयोग एक तरीके से उस लोकतंत्र का रखवाला है। आरोप लगाने से अगर चुनाव आयोग की छवि धूमिल होती है तो भी काफ़ी गंभीर बात है, और अगर चुनाव पे सवाल उठता है, चुनाव उसका जवाब नहीं दे पाता तो भी काफ़ी गंभीर बात है। इसीलिए इसे राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए था, नहीं देखा जाना चाहिए भी। इसको दरअसल एक लोकतांत्रिक नज़रिए से और एक संवैधानिक संस्था के छवि के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में शायद इस तरह के आरोप या फिर आरोपों का खंडन जो भी एक रास्ता हो निकल कर सामने आए। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंध से आवाज़। नमस्कार।